हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसकेडी जोन में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ब्लड यानी रुधिर को डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा, वहां जाकर के आप उसे पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाएं या रक्त वाहिनियां। क्लियर? अब देखिए, रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल्स कहते किसे हैं? तो वे नलिकाएं जिनमें से होकर के ब्लड या रुधिर पूरे शरीर में संचरित होता है यानी प्रवाहित होता है, उन्हीं नलिकाओं को ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिकाएं या रक्त वाहिनियां कहते हैं। क्लियर? अब क्या है कि ये रक्त वाहिकाएं मुख्यतः दो तरह की होती हैं। एक होता है आर्टरीज यानी धमनियां और दूसरा वेन्स यानी शिराएं। अब ये दोनों होती क्या है, क्या क्या इनका काम है, कैसे कैसे संरचना है, उनके अध्ययन को सुगम बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए इन दोनों का यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। ठीक, तो एक एक करके चलिए डिस्कस करते हैं। और तुलनात्मक अध्ययन है, इसलिए चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी। क्लियर? तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो पहला पॉइंट ये है कि धमनियां यानी कि आर्टरीज कहते किसे हैं? तो क्या है कि ये रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। ये जो धमनियां हैं, ये रुधिर को यानी ब्लड को हृदय से यानी हार्ट से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, या सीधा सा कह सकते हैं कि वे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल्स जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं या पहुंचाती हैं, उन्हीं को आर्टरीज या धमनियां कहते हैं। क्लियर? दूसरी तरफ क्या है? वेन्स यानी शिराएं। अब ये क्या करती हैं? तो ये शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को एकत्र करके वापस हृदय में लाती है ना। ये बाकी जो अंगों तक पहुंचे हुए ब्लड हैं या रक्त हैं या रुधिर हैं, उनको एकत्रित करके उन अंगों से और वापस कहां लाती हैं? हृदय में लाती हैं। या सीधा सा कह सकते हैं कि वे रक्त वाहिकाएं या वे रक्त वाहिनियां जो विभिन्न अंगों से यानी शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को या रुधिर को एकत्रित करके वापस हृदय में लाती हैं, उन्हें वेन्स यानी शिराएं कहते हैं। क्लियर? ऐसे सीधा सा समझ सकते हैं कि जो हृदय से रुधिर को अंगों तक ले जाए, शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाए, वो क्या है? धमनियां है। और उन विभिन्न अंगों से फिर से रक्त को कलेक्ट करके वापस हृदय में जो ले आए, वो शिराएं यानी कि वेन्स हैं। क्लियर? अगला पॉइंट क्या है कि इनमें यानी कि धमनियों में रुधिर अधिक दबाव में तथा झटके के साथ बहता है। अधिक दबाव में तथा झटके के साथ बहता है। अब ये क्यों होता है वो समझिए। अब इनका काम क्या है धमनियों का? कि ये हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जा रही है ना ब्लड को, तो हृदय क्या करेगा? बहुत ही दबाव से ब्लड को पंप करेगा इनमें, यानी कि धकेलेगा, बहुत ही दबाव से पंप करेगा। और उस दबाव के ही कारण इनमें जो रुधिर है वो अधिक दबाव से और झटके के साथ बहता है। किसके कारण? क्योंकि हार्ट यानी कि हृदय इनमें बहुत ही दबाव और झटके के साथ ब्लड को यानी कि रुधिर को पंप करता है। क्लियर? अब क्या है, दूसरी तरफ अगर बात करें शिराओं की या वेन्स की, तो इनमें रुधिर अपेक्षाकृत कम दबाव से तथा धीमी गति से बहता है। क्यों? क्योंकि वो शरीर के विभिन्न अंगों से वापस ला रहा है रुधिर को। कहां? हृदय में। तो हृदय में वापस ला रहा है, तो ऐसी कोई भी स्थिति उसमें नहीं पैदा होती है। यानी जो हृदय का दबाव यहां धमनियों पर लगता है, उसके झटकों का दबाव, वो दबाव इन शिराओं यानी कि वेन्स पे नहीं लगता है। इसीलिए इनमें रुधिर अपेक्षाकृत कम दबाव से तथा धीमी गति से बहते हुए वापस कहां आता है? हृदय में आता है। क्लियर? तीसरा पॉइंट क्या है कि जो धमनियां हैं यानी कि आर्टरीज हैं, अब क्योंकि इनको अधिक दबाव झेलना पड़ता है, किसका? इस हृदय के यानी कि हार्ट के झटकों का अधिक दबाव झेलना पड़ता है, इसीलिए इनकी दीवारें अधिक मोटी तथा अधिक लचीली होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वो हृदय के उस अधिक दबाव को, जिस दबाव से वो पंप करता है ना ब्लड को, उस अधिक दबाव को ये झेल सकें, इसीलिए इन धमनियों की दीवारें अपेक्षाकृत अधिक मोटी तथा अधिक लचीली होती हैं। क्लियर? लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें वेन्स यानी शिराओं की, तो इनकी दीवारें अपेक्षाकृत पतली तथा कम लचीली होती हैं, क्योंकि उस दबाव को, जो हृदय का दबाव है, उसको इन्हें नहीं झेलना पड़ता है। इसीलिए ये वापस लेके आ रही हैं ब्लड को, इसीलिए इनके दीवारों का मोटा होना आवश्यक नहीं है। इसलिए इनकी दीवारें क्या होती हैं? अपेक्षाकृत पतली होती हैं तथा कम लचीली होती हैं। क्लियर? जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, इसमें आपको
आर्टरीज और वेन्स की दीवारें दिखाई गई हैं, जिसमें आर्टरीज की दीवारें अपेक्षाकृत मोटी दिख रही हैं और वेन्स की दीवारें अपेक्षाकृत पतली दिख रही हैं। क्लियर? अब देखिए अगला पॉइंट क्या है कि किनमें, इनमें से धमनी और शिराओं में से किनमें किस प्रकार का ब्लड बहता है, उसी से रिलेटेड है हमारा अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट क्या है कि फुफ्फुसीय धमनियों यानी पल्मोनरी आर्टरीज को छोड़कर बाकी सभी धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है। अब इसको पहले समझिए कि फुफ्फुसीय धमनी किसे कहते हैं या पल्मोनरी आर्टरीज किसे कहते हैं। तो देखिए फुफ्फुस का मतलब क्या होता है? फुफ्फुस का मतलब होता है फेफड़ा। तो वे धमनियां जो हृदय से ब्लड को फेफड़े तक ले जाती हैं वे क्या कहलाती हैं? फुफ्फुसीय धमनियां या पल्मोनरी आर्टरीज। क्लियर? और इन्हीं धमनियों को छोड़ करके, किनको? इन्हीं फुफ्फुसीय धमनियों या पल्मोनरी आर्टरीज को छोड़ करके बाकी सभी धमनियों में ऑक्सीजन युक्त ब्लड बहता है। ऑक्सीजन युक्त यानी कि ऑक्सीजन से मिला हुआ रुधिर बहता है बाकी सभी धमनियों में, लेकिन जो फुफ्फुसीय धमनी है उनमें ऑक्सीजन युक्त ब्लड नहीं बहता है, ये अपवाद है। उनमें क्या बहता है साथ ही साथ वो भी देख लेते हैं कि फुफ्फुसीय धमनियों में ऑक्सीजन रहित रुधिर, ऑक्सीजन रहित का मतलब डीऑक्सीजनेटेड, देखिए ऑक्सीजन युक्त ब्लड का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजन रहित रुधिर का मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि वह ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कमी है। क्लियर? अब क्या है, तो वही यहां लिखा गया कि फुफ्फुसीय धमनियों में ऑक्सीजन रहित रुधिर बहता है जो हृदय से फेफड़ों में जाता है। यानी जो फुफ्फुसीय धमनियां या पल्मोनरी आर्टरीज हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है और उसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के ये फुफ्फुसीय धमनियां कहां जाती हैं? हृदय से फेफड़ों में जाती हैं। क्लियर? अब दूसरी तरफ वेन्स में देखते हैं तो इसमें क्या है, ठीक वही टर्म यहां भी आया है। फुफ्फुसीय शिराओं यानी पल्मोनरी वेन्स को छोड़कर बाकी सभी शिराओं में ऑक्सीजन रहित रुधिर यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। अब इसको समझिए, देखिए यूं तो सभी शिराएं जो है ना, सभी जो वेन्स हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही बहता है। क्यों? क्योंकि वो शरीर में यूज हो चुका है और उसको शिराएं लेके वापस आ रही हैं कहां? हृदय में। ठीक, तो बाकी सभी शिराओं में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही बहता है, लेकिन एक अपवाद यहां भी है जैसे यहां था। एक अपवाद क्या है? वो है फुफ्फुसीय शिराएं। अब फुफ्फुसीय शिराएं क्या है? वही चीज यहां भी लागू होती है कि फुफ्फुस का मतलब क्या होता है? फेफड़ा। तो फुफ्फुसीय शिराएं कौन सी शिराएं हो जाएंगी? कि वे शिराएं जो फेफड़े से ब्लड को लेकर के आती हैं वापस कहां? हृदय में। ठीक, तो उनके अलावा, उन्हीं फुफ्फुसीय शिराओं या पल्मोनरी वेन्स के अलावा बाकी सभी शिराओं में क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन रहित रुधिर, जिसमें ऑक्सीजन कम है या नहीं है ऐसे रुधिर बहते हैं। लेकिन फुफ्फुसीय शिराओं में क्या होता है वो देख लेते हैं। तो फुफ्फुसीय शिराओं में ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहते हैं। ठीक उल्टा है, जैसे यहां अपवाद था ना वैसे यहां भी है कि फुफ्फुसीय शिराओं में क्या है? ऑक्सीजन युक्त रुधिर यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहते हैं जो फेफड़ों से हृदय में आता है। जो ये जो फुफ्फुसीय शिराएं हैं उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां से कहां लाती हैं? फेफड़ों से हृदय में लाती हैं। क्लियर? और अगला पॉइंट क्या है कि ये जो है, जो धमनियां हैं ये प्रायः त्वचा से दूर शरीर के अंगों में गहराई में स्थित होती है। यानी कि जो ये त्वचा है ना, स्किन जो है उसके समीप नहीं स्थित होती हैं, बल्कि ये इनके अंगों में गहराई में स्थित होती हैं। शरीर के अंगों में गहराई में स्थित होती हैं। क्यों? अगर सतह पे उपस्थित रहेंगी तो ये जो अधिक दबाव है ना उसको ये चमड़ी झेल नहीं पाएगा। ठीक, यानी कि वो दबाव में रहे अंदर, इसीलिए वो गहराई में स्थित होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर इनकी बात करें वेन्स यानी शिराओं की, तो ये प्रायः त्वचा के समीप स्थित होती हैं। जो स्किन है ना उसके समीप स्थित होती हैं, हम इनको देख सकते हैं ऊपर से। क्लियर? अगला पॉइंट क्या है कि जो धमनियां हैं उनमें वाल्व नहीं होते हैं। वाल्व नहीं होते हैं और जो शिराएं हैं यानी वेन्स उसमें वाल्व होते हैं। देखिए वाल्व का काम क्या होता है? ये जो वाल्व उपस्थित है ना इसमें, ये रुधिर के उल्टे प्रवाह को रोकते हैं। इसमें क्या है, धमनियों में वे नहीं होते हैं क्योंकि इनमें इतना फोर्स होता है, इतना फोर्सफुली वो भेजे जाते हैं कि शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इनमें गति धीमी होती है तो उल्टा प्रवाह न होने लगे
ठीक। तो उसको रोकने के लिए जगह जगह पे वेन्स में यानी शिराओं में क्या होते हैं, वाल्व लगे होते हैं जो रुधिर के उल्टा प्रवाह को रोकते हैं। क्लियर। और लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आगे बढ़ते हुए ये धमनियां और शिराएं दोनों में शाखाएं उत्पन्न होती हैं, यानी कि ये शाखान्वित होते होते अत्यंत पतली पतली नलिकाओं में बढ़ती चली जाती हैं। तो कैसे वो शाखाएं होती हैं, सबसे पहले आर्टरीज यानी धमनियां शाखान्वित होती हैं, शाखाओं में बढ़ती हैं, और तब उन शाखाओं को क्या कहते हैं, आर्टेरियोल्स यानी कि धमनिकाएं कहते हैं। और अंततः यही आर्टेरियोल्स या धमनिकाएं बहुत ही महीन, अत्यंत पतली पतली महीन नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें कैपिलरीज या केशिकाएं कहते हैं। क्लियर। यानी कि इस वक्त तक जब ये कैपिलरीज यानी कि केशिकाओं में शाखान्वित होती हैं, इस वक्त तक ये शरीर के विभिन्न अंगों तक फैल चुकी होती हैं। अब क्या होता है, वहां से फिर से इनको एकत्रित होना है। तो अब यही कैपिलरीज, यहां चलिए, अब यही कैपिलरीज या केशिकाएं एकत्रित होती हैं आपस में, यानी कि आपस में बढ़ती हैं, एकत्रित होती हैं, और एकत्रित होकर के यही कैपिलरीज फिर से निर्माण करती हैं किसका, एकत्रित होकर के वेन्यूल्स का, यानी शिराओं का। और फिर से ये वेन्यूल्स एकत्रित होते हैं आपस में और वेन्स का यानी कि शिराओं का निर्माण करते हैं। देखिए इस टॉपिक को आप इस फिगर से समझ सकते हैं। हाँ, ये फिगर में आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियरली कि यहां पे देखिए आर्टरी यानी कि धमनी शाखान्वित हुआ है किसमें, आर्टेरियोल यानी धमनिकाओं में, और फिर से धमनिकाएं शाखान्वित हुई हैं कैपिलरीज यानी केशिकाओं में। और अब उसके बाद क्या हो रहा है, कैपिलरीज यानी कि केशिकाएं एकत्रित हो रही हैं आपस में, और किसका निर्माण कर रही हैं, किसमें परिवर्तित हो रही हैं, वेन्यूल्स में यानी कि शिराओं में, और अंततः ये शिराएं एकत्रित होकर के वेन्स का निर्माण कर रही हैं, यानी कि वेन्स में परिवर्तित हो रही हैं। क्लियर। तो उम्मीद है इस फिगर से आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। हाँ, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो ये तो था ब्लड वेसल्स या रक्तवाहिकाएं या रक्तवाहिनियां। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हार्ट यानी हृदय को, लेकिन वो इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक, अगले वीडियो में हृदय की संरचना के साथ शीघ्र मुलाकात होगी।